वेलकम अगेन। सामाजिक व्यवहार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और इसमें हम ये देख चुके हैं कि प्राणियों के सामाजिक व्यवहार में उनके एक साथ रहने से, ग्रुप में रहने से क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। और जैसा मैंने कहा था कि सामाजिक व्यवहार की चर्चा हम मधुमक्खी, हिरण और वानर के संदर्भ में यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मधुमक्खी में सामाजिक व्यवहार। तो हाइमेनोप्टेरा का सदस्य है ये इंसेक्टा में। तो कीटों में सामाजिक संगठन जो है उसमें सबसे पुराना और उत्कृष्ट प्रकार का स्तर जो है वो सामाजिक संगठन का कीटों में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व कीटों में सामाजिक संगठन की स्थापना जो है वो हुई थी। और जो सामाजिक व्यवहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो है वो है आपका डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन। कीटों में हम जानते हैं कि श्रम विभाजन जो है उसकी बहुत अधिक विकसित अवस्था जो है वो पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन कि सामाजिक व्यवहार कीटों में इतना अधिक विकसित क्यों हुआ है, इसमें उनका जो जीवन चक्र है उसमें हम जानते हैं कि वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड प्रकार का होता है। तो इस प्रकार के जीवन चक्र ने भी कीटों में सामाजिक व्यवहार के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जो ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा है उसमें आप इस प्रकार का जीवन चक्र देख सकते हैं। तो कीटों में अनेक प्रकार की जातियों में सामाजिक संगठन पाया जाता है, इस बात की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और अलग अलग समूहों में अलग अलग रूप में सामाजिक व्यवहार का उद्विकास हुआ है। कई कीट जो हैं वो संगठित अवस्था में तो रहते हैं परंतु वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, इसलिए उनको हम सामाजिक कीट नहीं कहते हैं। जैसे कुछ कीट जो हैं वो ग्रेगेरियस होते हैं, यूथी होते हैं, यानी कि समूह बना करके और रहते हैं, लेकिन उनका ये जो समूह बनाना है वो अस्थायी होता है, टेम्पररी कॉलोनी इसको हम कहते हैं। तो सामाजिक कीट हम किसे कहेंगे? सामाजिक कीट हम उन कीटों की जातियों को कहेंगे जिनमें सदस्यों के परस्पर लाभ के लिए कॉलोनी जो है या निवह जो है वो बनता है, और ऐसे कीटों को ही हम सामाजिक कीट जो हैं वो कहते हैं। तो ये जो निवह या कॉलोनी जो बनी है इनमें सभी सदस्य एक साथ रह करके और अपना जीवन यापन करते हैं। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है या कहें कि इसका जो मोटो है वो है सभी सदस्यों का लाभ और परोपकार। जो सामाजिक कीट हैं उनके कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। इनको अगर हम देखें तो जो पॉपुलेशन है इनकी वो बहुत डेंस होती है, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए कॉलोनी, किसी एक निवह में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक जो है वो होती है। दूसरी चीज कि कॉलोनी में जितने भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य एक ही माता की संतान होते हैं, इसलिए इनका जीनोटाइप जो है वो लगभग समान होता है। ओके, तो तो हम ये कह रहे थे कि जितने भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य एक ही माता की संतान है, इसलिए इनका जीनोटाइप जो है वो लगभग समान होता है। लेकिन इस समाज में संरचनात्मक रूप से अंतर वाले एक से अधिक प्रभेद जो हैं वो पाए जा सकते हैं। जैसे हम मधुमक्खी के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो मधुमक्खी में 3 प्रकार के प्रभेद हम देख सकते हैं। एक हो गया आपका श्रमिक, दूसरे नर, और तीसरा रानी या मादा होती है। इनमें भिन्न भिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ये जो कीट हैं वो कोस्ट या नेस्ट या निलय का निर्माण जो है वो करते हैं।
जिसमें कि अलग अलग जगहों पर खाद्य सामग्री रखना, अंडों को रखना और नवजात शिशुओं की देखभाल करने के लिए अलग अलग चैम्बर जो हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। कुछ क्रस्टेशियंस में अगर आप देखेंगे और बीटल्स में, तो ये चींटियों के साथ में सहजीवन रखते हैं, सिम्बायोंट की भांति ये रहते हैं। और दूसरे जो कीट हैं वो कीटों का ही भक्षण करके और अपना खाद्य जो है वो खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं। तो सामाजिक कीटों में वयस्क प्रजातियां अपने नवजात शिशुओं को निरंतर भोजन उपलब्ध करवाती रहती है और ये क्रम तब तक जारी रहता है जब तक निर्मोचन जो है वो नहीं हो जाए। चींटियों और दीमक में एक और लक्षण की अगर हम बात करें तो वयस्क जो होते हैं इनमें वो नवजात शिशुओं को निरंतर भोजन उपलब्ध कराते हैं और ये क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि शिशु का वयस्क अवस्था में निर्मोचन नहीं हो जाए। चींटी और दीमक में ट्रोफोलेक्सिस का प्रोसेस हम देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं पोष निमयता। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रोफोलेक्सिस, पोष निमयता से आप क्या समझते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब एक प्राणी दूसरे प्राणी को मुख में डाल करके और भोजन करवाता है तो इसको ट्रोफोलेक्सिस कहा जाता है या पोष निमयता कहा जाता है। देन कीटों में अपनी रक्षा करने के अनेक साधन होते हैं, जैसे खास करके चींटी, मधुमक्खी और ततैयों से हमारा पाला पड़ता है तो इनमें डंक जो है वो पाया जाता है। मधुमक्खी और चींटी के सैनिक या जो श्रमिक प्रभेद जो होते हैं उनमें जबड़े होते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं और गंध स्रावी अंग होते हैं जिनकी सहायता से ये अपनी कॉलोनी की रक्षा करने का काम करते हैं। मधुमक्खी में अगर सदस्यों की संख्या छत्ते में बहुत अधिक बढ़ जाती है तो इस जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय इनके द्वारा किए जाते हैं, जैसे जो नर या ड्रोन जिनको हम कहते हैं उनको छत्ते से बाहर धकेल देना, या कुछ ड्रोन रानी और श्रमिकों के साथ स्वार्मिंग करते हैं, यानी वो छत्ते को छोड़ करके नए कॉलोनी की तलाश करते हैं और उपयुक्त स्थान मिलने पर नया छत्ता वहां पर ये बनाते हैं। नर और रानी इस नप्चुअल फ्लाइट के दौरान कॉपुलेशन की क्रिया करते हैं और फीमेल जो है वो छत्ते में आती है और नर इस क्रिया के बाद में उनको छत्ते में नहीं लिया जाता है तो वो मर जाते हैं। और ये जो रानी है अब ये अंडे देगी और इसके कारण से पॉपुलेशन अब नए छत्ते में बढ़ेगी। तो पुराने छत्ते का क्या होगा? पुराने छत्ते में रानी की अनुपस्थिति में जो श्रमिक हैं, जो रॉयल चेम्बर जिसको हम कहते हैं, उसमें जो लार्वा होता है उसको विशिष्ट भोजन जो है वो दिया जाता है जिसको रॉयल जेली कहा जाता है। और उन चेम्बर्स में से जो पहला कीट जो बाहर निकलता है जिसको हम प्रथम परिवर्धित रानी कह रहे हैं, वो अब इस पुराने छत्ते की रानी जो है वो हो जाएगी। और मान लीजिए कि क्या होगा कि अगर एक समय पर एक से अधिक रानियां उस छत्ते में विकसित हो जाती हैं तो ये जो न्यूली इमर्ज्ड क्वीन है, रानियां जो हैं, उनमें लड़ाई होगी और जो इसके अंदर जीतता है वह रानी उस पुराने छत्ते की बन जाएगी। लेकिन होता क्या है कि जब पुरानी रानी उस छत्ते के अंदर है तब तक हम जानते हैं कि जो क्वीन सब्सटेंस फिरामोन सिक्रीट किया जाता है उसके कारण से जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उनका डेवलपमेंट जो है वो नहीं होता है। और रानी अगर अंडे देने में देरी करती है तो श्रमिक जो है उसको अधिक भोजन करवा करके और उससे अंडे अधिक मात्रा में प्राप्त करते हैं।
इस क्रिया में अनेक रासायनिक पदार्थ और सेंस ऑफ टच, ये फैक्टर्स मुख्य रूप से कम्युनिकेशन का कारण जो है वो बनते हैं। फिरामोन का एक चैप्टर हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो फिरामोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होता है। इस सामाजिक संगठन में जो नवजात शिशु हैं उनके लिए आवास, खाद्य सामग्री और रक्षा करना बहुत आवश्यक होता है, और इसकी देखभाल करने के लिए कीटों की वयस्क अवस्था लंबी होती है ताकि वो इन नवजात की देखभाल जो है वो कर सकें। इस कारण से छत्ते में आपको शिशु, वयस्क और प्रौढ़, ये तीनों ही अवस्थाएं एक साथ देखने को मिलती हैं, और पेरेंटल केयर का जो प्रोसेस है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब काम जो है वो कौन करेगा? जो श्रमिक प्रभेद है वो ये काम करता है। बाद में जब इनके प्रभेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे तब इनके बारे में और डिटेल से बात करेंगे कि जितना भी काम है शिशुओं की देखरेख करना, भोजन कराना, और जो चैम्बर हैं उनको गर्मी के मौसम में ठंडा रखना, सर्दी के मौसम में गर्म रखना, छत्ते की सफाई करना। मैंने आपको बताया था जेनेटिक्स ऑफ बिहेवियर में कि दो तरह के स्ट्रेन होते हैं, जिनमें कुछ स्ट्रेन जो होते हैं वो छत्ते की साफ सफाई करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो मधुमक्खी जो है एक यू सोशियल एनिमल है, और ये हाइव बना करके और रहती है, हाइमेनोप्टेरा का है ये। और भोजन जो है वो इसका नेक्टार या मकरंद जिसे हम कहते हैं, फूलों का रस और परागकण जो है वो होता है। भारत में अगर हम देखें तो मधुमक्खी की 5 सामान्य रूप से जातियां जो हैं वो पाई जाती हैं। उनमें एपिस डोर्सेटा, या जिसको रॉक बी कहा जाता है। दूसरा है एपिस फ्लोरिया, या इसको लिटिल बी कहा जाता है, छोटी होती है। एक एपिस इंडिका, इंडियन बी है। इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, इसलिए अभी आपको नाम बता रहा हूँ इनके खाली में। एक है आपका एपिस मेलिफेरा, जिसको कि हम यूरोपियन बी कहते हैं, और एक है आपका एपिस एडम्सोनाई, जो कि अफ्रीकन बी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिस डोर्सेटा। ये जो डायग्राम है इससे देख करके और आप पहचान सकते हैं कि ये एपिस डोर्सेटा है। सबसे बड़े साइज की है इन पांचों जातियों में, और ये अपने छत्ते जो हैं वो पेड़ों के ऊपर, गुफाओं में या पुरानी इमारतों में ये बनाती है। बड़े आकार के छत्ते ये बनाती है, और एक ही स्थान पर एक से अधिक छत्ते जो है वो ये बनाती है। इसमें लोकल माइग्रेशन आप देख सकते हैं कि गर्मी के मौसम में ये पहाड़ों पर चली जाती है, और सर्दियों में वापस मैदानी भागों में लौट करके और आ जाती है। इसी तरह से एपिस फ्लोरिया, जो कि छोटे साइज की मक्खी है, इसका छत्ता थोड़ा छोटा होता है, और एक स्थान पर एक ही छत्ता जो है वो ये बनाती है। ये अपने छत्ते को पेड़ की शाखा, गुफा या इमारतों की दीवार पर भी बना सकती है, जैसा कि आपका एपिस डोर्सेटा बना रही है। दूसरी बी के बारे में हम बात करें, एपिस इंडिका। ये मध्यम आकार की होती है, जो फ्लोरिया से तो बड़ी होती है लेकिन डोर्सेटा से छोटी होती है। और छत्ते जो हैं वो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबे और चौड़े इसके होते हैं, और एक साथ अनेक छत्ते जो हैं आप देख सकते हैं, जो कि समानांतर पंक्तियों में लगे हुए रहते हैं। और क्योंकि ये इतनी एग्रेसिव नहीं होती है, इसलिए एपीकल्चर के लिए प्रयोग में लाई जाती है। देन ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एपिस मेलिफेरा का है, जो कि यूरोपियन स्ट्रेन है इसका, यूरोपियन मधुमक्खी है, और इसको भी मधुमक्खी पालन के लिए उपयोग में लाया जाता है। और खास बात इसकी ये है कि एक कॉलोनी में ये सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। जो पांचों स्पीसीज हम देख रहे हैं कि हमने ये देखा है कि कई बार जो है एक कॉलोनी में लगभग 50,000 से भी अधिक नंबर इसका हो सकता है। और लास्ट आ जाता है आपका एपिस फ्लोरिया, जो कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आप इसको और आसानी से देख पाएंगे। एपिस फ्लोरिया का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बताया हुआ है कि इसमें थोरैक्स के ऊपर व्हाइट कलर के हेयर जो हैं वो होते हैं। बाकी तो वो स्ट्रक्चर जो एंटीना, प्रोबोसिस वगैरह, एब्डोमेन, थोरैक्स, वो सेम वही होते हैं। तो अब हम बात करें इनके मधुमक्खियों के सामाजिक जीवन की। तो दीमक के भांति
इनमें भी पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन इसके अंदर पाए जाते हैं। क्वीन होता है, श्रमिक जो हैं वो वास्तव में स्टेराइल फीमेल्स हैं, और कुछ ड्रोन्स या नर जो हैं वो होते हैं। अब अगर हम एक एक करके और इनके स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रमिक की। तो जैसा मैं कह रहा था पहले आपको कि मधुमक्खी के छत्ते में सबसे अधिक प्रकार के और सबसे अधिक कार्य करने वाला प्रभेद ये होता है, और इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। किसी छत्ते में श्रमिक जो है वो लगभग 90% जो है वो होते हैं, और जो तीनों स्ट्रेन हैं इसके, उनमें ये सबसे छोटी साइज के होते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि ये डिप्लॉयड स्टेराइल फीमेल्स जो हैं वो होती हैं, और इनकी बॉडी के ऊपर ब्रिसल्स पाए जाते हैं, और जो बार्ब्स भी इनके अंदर ये पाए जाते हैं, पिच्छिकाएं इनको कहा जाता है। काम क्या होता है इनका कि ये अपने बार्ब्स और इन पिच्छिकाओं से, ब्रिसल्स से परागकण इनको इकट्ठा करने में मदद मिलती है। तो सामान्य कीटों की भांति इनका शरीर भी सिर, वक्ष और उदर, इन तीन भागों में विभाजित होता है। वक्ष से इसमें सिर और वक्ष जो हैं वो ग्रीवा के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, और जो वक्ष भाग है वो उदर से एक बेलनाकार कमर के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। शीर्ष पर संयुक्त नेत्र, स्पर्शक और मुख जो है वो होता है, और उसमें नीचे की ओर निकले हुए मुखांग यहाँ पर पाए जाते हैं। कंपाउंड आईज जो है वो क्या होती हैं इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। स्पर्शक जो होते हैं वो मध्य भाग में पाए जाते हैं, और ये आर्थ्रोपोडा है तो जानते हैं आप, जॉइंटेड लेग्स जो हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। ये एक श्रमिक का टिपिकल डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं ये एंटीना है इसका, ये मुखांग है, मैंडिबल्स, और आपका जो प्रोबोसिस जिसको कि टंग बताया गया है यहाँ पर, और ये इसकी कंपाउंड आई है, ये पूरा हेड हो जाता है इसका। और ये जैसा हमने कहा था कि वक्ष से एक पतली ग्रीवा के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, और ये बाद में आपका जो हमने कहा था कि वक्ष जो है वो एब्डोमेन से एक छोटे पतले भाग, कमर कह सकते हैं इसको, इससे जुड़ा हुआ ये होता है, और अंतिम सिरे पर इनमें स्टिंग पाया जाता है, और ये इनकी लेग्स हैं। इनमें पोलन बास्केट्स जो हैं वो पाई जाती हैं, इनके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इनके मुखांग जो हैं वो च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप के, यानी कि चबाने और चाटने वाले प्रकार के होते हैं। श्रमिकों की संरचना जो है वो ड्रॉन यानी नर और रानी से भिन्न होती है। ये आकार में इन दोनों से छोटे होते हैं। इनमें मैंडिबल जो है वो खांचेदार होते हैं, और इनके मुखांग छत्ता बनाने, फूलों से रस एकत्रित करने, और जो हमने कहा था कि पेल्पिंग टाइप के ये होते हैं, तो जो मोम को, छत्ते का जो शेप आप देखते हैं हेक्सागोनल होता है, ये षटकोणीय पोस्ट उसके अंदर पाए जाते हैं, उसको शेप देने का काम भी इसके मुखांगों के द्वारा किया जाता है। और मैक्सिला और लेबियम एक नुकीले प्रोबोसिस के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। इस डायग्राम में आप इनके माउथ पार्ट जो है वो देख सकते हैं, लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिली, लेबियल पेल, प्रोबोसिस और ग्लोसा। वक्ष वाले भाग की अगर हम बात करें तो वक्ष जो है वो बड़ा और मजबूत होता है, और इस पर 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी टांगे जो है वो पाई जाती है। डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, हमने कहा है कि इसके ऊपर ये 2 जोड़ी, एक हो गया आपका फोर विंग, एक हाइंड विंग हो गया, और 3 पेयर्स ऑफ लेग यहाँ पर इसके अंदर ये पाए जाते हैं। ये फोर लेग, मिडिल लेग और हाइंड लेग। ओके, तो टिपिकल आर्थ्रोपोड्स में हम जानते हैं कि जो टांगे होती हैं वो कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस, ये 5 भाग इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। जो अंतिम भाग है आपका टार्सस, उसमें एक जोड़ी नखर या क्लॉ इसके अंदर होते हैं, और दोनों नखर के बीच में पल्विलस, या हम कहें कि एक गद्दीदार संरचना जो है वो पाई जाती है।
जो फोरलेग है इसकी, उसके ऊपर पोलन ब्रश, आई ब्रश और एंटीना क्लीनर, जो कि मैंने डायग्राम में आपको बताया था, उस डायग्राम को एक बार वापस देखें अगर आप, तो ये आपका एंटीना क्लीनर है, जिससे कि ये अपने एंटीना को लगातार साफ करता है। क्योंकि एंटीना क्या करता है, इसको सारी जो केमिकल इंफॉर्मेशन है वो इसको एंटीना के थ्रू मिलती है, इसलिए एंटीना को लगातार साफ करना जरूरी होता है। तो ये एंटीना क्लीनर जो है वो उसके ऊपर पाया जाता है, ठीक है। और टार्सस की अगर हम बात करें तो हमने आपको ये कहा है कि इसमें कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस, ये भाग इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो टार्सस के पहले खंड पर पोलन ब्रश, जो कि एक लंबे बालों से बनी हुई रचना जो है वो होती है, ये मधुमक्खी की देह पर विभिन्न स्थानों पर जो परागकण चिपक जाते हैं उनको ये एकत्र करने का काम करती है। और टीबिया की बाहरी सतह पर एक आई ब्रश पाया जाता है, जो कि कंपाउंड आइज के ऊपर भी परागकण जो है वो लग सकते हैं, उनको साफ करने के काम में ये आता है। और एक हमने जो अभी डायग्राम दिखाया आपको, एंटीना क्लीनर, ये दो भागों में विभक्त होता है और ये स्पर्शकों को हमेशा परागकणों से मुक्त जो है वो रखता है। इसका जो पहला भाग है वो चपटा और गतिशील होता है, कंटिकामय होता है, और इसको विलम कहा जाता है, और वो टीबिया के दूरस्थ सिरे के ऊपर होता है। दूसरा जो पार्ट है इसका वो है कॉम या कंगा इसको कहा जाता है, जो कि टार्सस के दूरस्थ सिरे पर स्थित होता है, और इस भाग में एक खांच होती है जिसके अंदर की विलम रहता है। बीच वाली जो टांग है उसके ऊपर दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हैं वो श्रमिक के अंदर पाए जाते हैं, एक आपका पोलन ब्रश और दूसरा स्पर। टार्सस के पहले खंड पर लंबे बालों से बना हुआ एक पोलन ब्रश पाया जाता है मिडिल लेग में, जो कि अग्रपाद व देह के अन्य भागों से चिपके परागकणों को हटाता है। और टीबिया के ऊपर एक कंटिका के समान संरचना इसके अंदर पाई जाती है, जो उदर के आधार भाग में जो वैक्स ग्लैंड है उनको और परागकणों को पृथक करने का काम करती है। अब आ जाइए आप, जिसकी थर्ड लेग या पोस्टीरियर लेग जिसको हमने कहा है, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट तीन स्ट्रक्चर और पाए जाते हैं। एक होता है आपका पोलन बास्केट, दूसरा पोलन पेकर और तीसरा पोलन कॉम। टीबिया की जो बाहरी सरफेस है जो कि अवतल होती है, वहां पर एक टोकरी के समान संरचना पाई जाती है जिसको कि पोलन बास्केट हम कहते हैं, और इसके किनारे जो है वो भीतर की ओर मुड़े हुए कांटे युक्त होते हैं। और टीबिया का जो डिस्टल एंड है, दूरस्थ सिरा जो है, वहां पर मुड़े हुए कांटों की पंक्ति से बनी हुई एक रचना पेक्टेन पाई जाती है, और पेक्टेन के नीचे एक चपटी प्लेट नुमा संरचना ऑरिकल होती है। पेक्टेन और ऑरिकल दोनों मिलकर के और पोलन पेकर बनाते हैं, और ये काम क्या करते हैं, जैसे नाम से स्पष्ट है कि पोलन को पेक करते हैं, यानी परागकणों को व्यवस्थित ढंग से जमाते हैं जिससे कि अधिक से अधिक परागकण एक बार में लाए जा सकें। जो एक और संरचना पाई जाती है वो है पोलन कोम। ये पोलन ब्रश से मध्य टांग और उदर के जो पोस्टीरियर पार्ट है उससे ये इनको हटाने का काम करती है। और अब आ जाते हैं जो टॉर्सस का चौड़ा भाग जो आ गया भीतरी सतह पर, वहां पर ये कांटों की पंक्तियों से बनी रचना है जो कि नीचे की ओर मुड़ी हुई रहती है। तो ये करता किस प्रकार से है कि पेक्टेन सबसे पहले विपरीत दिशा की टांग पर जो पोलन कॉम होता है उससे परागकण को ये अलग करता है, और ये अलग हुए परागकण ऑरिकल पर गिरते रहते हैं, और जब श्रमिक टांग को पीछे की ओर मोड़ता है तो ऑरिकल जो है वो नीचे की ओर मुड़ जाता है, और ये सभी परागकण पोलन बास्केट के अंदर गिर जाते हैं। तो जब ये छत्ते में लौटता है तो पोलन बास्केट से परागकण, जो एक और संरचना हमने बताई थी स्पर जिसको हम कहते हैं, उसकी सहायता से ये इनको बाहर की ओर निकाल देता है। तो ये स्ट्रक्चर है इसका, देखिए अब इसमें यहाँ पर ये, जिसमें हमने बाहरी सतह पर और भीतरी सतह पर, जहां पर हम फीमर, टीबिया और टार्सस ये बता रहे हैं, और ये पोलन बास्केट है जो कि अभी एम्प्टी है, ये पोलन पैकर है, और ये कॉम जिसको हमने कहा था रेक, और ये कॉम इसके अंदर जो कि आंतरिक सतह के ऊपर
पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और जो इसके डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे।